Assalamu alaikum dear students of class 11th. क्लास 11th टॉपिक है बेटा आज आपका सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पे ये जो सेकंड एंड थर्ड लॉ है इनकी कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देनी है। कुछ ज़्यादा इनके ऊपर अगर आप देखेंगे बेटा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़्यादा तो है नहीं इनमें, तो स्टेटमेंट से सेकंड एंड थर्ड लॉ आज मैं आपको बताऊंगा सेकंड और थर्ड लॉ क्या कहता है। तो बेटा फर्स्ट लॉ तो हमने पहले ही पढ़ा है इसका, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? बेटा अगर देखेंगे इस लॉ को, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसके बहुत सारे स्टेटमेंट्स है और बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जैसे केल्विन प्लैंक ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है। This law was given by many scientists out of which one was Kelvin Planck। तो बेटा केल्विन प्लैंक की भी इसमें कंट्रीब्यूशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। दिस लॉ स्टेट्स the entropy of universe always increase in the course of every spontaneous यानी कि नेचुरल चेंज। स्पॉन्टेनियस चेंज। तो बेटा इसका मतलब अगर हम देखेंगे जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है बेटा, इसमें अगर हम देखेंगे जो ओवरऑल जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कहता है रिलेटेड टू एंट्रोपी, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज इन द कोर्स ऑफ एवरी नेचुरल और स्पॉन्टेनियस चेंज। बेटा जब भी कोई चेंज होती है जो एंट्रोपी होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम देखेंगे पहले जो एंट्रोपी थी बहुत पहले जब ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है, तो एंट्रोपी अगर हम देखेंगे एंट्रोपी बहुत कम थी। लेकिन अब दिन ब दिन आप देखते हैं जो एंट्रोपी यानी कि जो डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम एक गांव की बात लेंगे आज से 50 साल पहले, तो वहां पे कुछ बहुत कम मतलब वहां पे हाउसेस थे, तो एंट्रोपी इस वजह से अगर हम देखेंगे एंट्रोपी इनकी बहुत कम थी। अब चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हुआ है, अब
एक घर के नजदीक दूसरा घर पड़ा है तो इससे जो एंट्रोपी होती है वो एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो ऐसे बेटा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में आप देखेंगे आज से 50 साल या आज से 100 साल या 200 साल पहले बहुत कम पॉपुलेशन थी। तो इस वजह से जो यूनिवर्स की जो बेटा एंट्रोपी थी वो कम थी। लेकिन आज आप देखेंगे इस में जिगजैग ऑर्डर ज्यादा बढ़ गया है, रैंडमनेस ज्यादा बढ़ गई है, डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ गया, तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यही यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहता है। इसके अलावा भी इसके कुछ स्टेटमेंट्स है। The entropy of universe always increases in the course of every spontaneous या every natural change जिसको हम बोलते हैं। This law also status तो बेटा ये आल्सो यानी कि स्टेटमेंट इसका और एक स्टेटमेंट है, we cannot construct a machine which can work continuously we cannot construct a machine which can work continuously unaided by some external एजेंसी। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है इसका, मतलब हम कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते हैं जो लगातार काम करे अनएडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, जब तक हम इसमें मतलब कोई मतलब एजेंसी इसको चलाने वाली नहीं होगी, जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स हम मैनेज नहीं करेंगे या एक्सटर्नल सप्लाई हम नहीं इसमें एनर्जी करेंगे, तो कोई भी ऐसी मशीन नहीं होगी जो हमेशा काम करती होगी और इसके पीछे कोई फोर्स ना लगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये भी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच कैन वर्क कंटिन्यूअसली अनएडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। और एक स्टेटमेंट है बेटा इसका, ये 2-3 स्टेटमेंट थे इसके, एक तो यहां पे स्टेटमेंट आया, दूसरा यहां पे और तीसरा यहां पे। दिस लॉ आल्सो स्टेट्स heat cannot flow from cold to hot end। ध्यान रखो बेटा क्या कहता है ये, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट एंड without the performance of external
वर्क। तो बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट एंड। कोल्ड से हॉट एंड मतलब ऐसे तो खुद ही मतलब हीट फ्लो नहीं करेगी जब तक हम कोई काम ना करें। ऐसा तो हमने कोई एक्सटर्नल परफॉर्मेंस करनी है इन ऑर्डर टू फ्लो हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट एंड। हॉट से कोल्ड एंड तो जाती है खुद ही, लेकिन कोल्ड से हॉट एंड आना ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके लिए आपने कुछ काम करना है, इसके लिए आपने कुछ मतलब परफॉर्मेंस करनी है, तब जाके ये हो सकता है मुमकिन। तो बेटा ये कुछ स्टेटमेंट्स थे, 2-3 स्टेटमेंट्स थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। अब हम आ जाते हैं इस यूनिट के, इस टॉपिक के अगर हम देखेंगे यूनिट के लास्ट टॉपिक पे अब हम आ जाएंगे, और वो है बेटा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? दिस लॉ स्टेट्स this law states the entropy of every actual substance, every actual यानी कि प्योर, every actual substance, every actual substance in the pure state, in the pure state is zero, the pure state is zero at absolute zero temperature, at absolute zero temperature. तो बेटा यह एंट्रोपी ऑफ एवरी एक्चुअल सब्सटेंस इन द प्योर स्टेट इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो अगर आप देखेंगे बेटा जो जीरो टेम्परेचर होता है उस पे हर किसी सब्सटेंस का, यानी कि जो भी कोई प्योर सब्सटेंस होता है उसकी एंट्रोपी जीरो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ध्यान रखिए बेटा, अगर हम देखेंगे बेटा हमने कोई सॉलिड लिया है, किसी वेसल में लिया है और उसमें पानी डाला है, तो जब तक हम इसको हीट ना करेंगे, जीरो टेम्परेचर पे रखेंगे, तो इनमें ज्यादा मतलब जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो इनमें ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इनमें ऑर्डर होगा तो नेचुरली इनकी एंट्रोपी बेटा जीरो होगी, तो एंट्रोपी बहुत कम होगी। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी उनकी एंट्रोपी जो होगी वो फिर बढ़ जाती है। यही यहाँ पे हमने कहा the entropy of every actual pure substance in the pure state, जब तक कि प्योर स्टेट में होता है, इज जीरो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कोई सब्सटेंस क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट होता है तो उसमें एंट्रोपी जीरो होती है, यानी कि एंट्रोपी बहुत कम होती है। तो अब अगर वो एमॉर्फस में एग्जिस्ट हो जाएगा तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। The entropy, this last state is that the entropy of every actual substance in the pure state is zero at absolute zero temperature. मैथमेटिकली बेटा ये क्या कहता है? मैथमेटिकली ये बेटा कहता है डेल एस इज इक्वल टू एस माइनस एस नॉट is equal to 0 to t Cp divided by t dt where बेटा जो S नॉट होता है, S नॉट इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये इक्वेशन क्या बनेगी? S इज इक्वल टू 0 to t Cp by t dt। ये मैथमेटिकली बेटा इस पे एक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे Cp क्या है? Cp है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
टी क्या है? टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और डी टी है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू दिस 0 to t, जो इंटीग्रेटेड यहाँ पे एक्सप्रेशन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन साथ की जाती है। तो बेटा ये एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इस तरह से बेटा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिर से मैं आपको कहता हूँ, हर कोई सबस्टेंस जब प्योर स्टेट में होता है या क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है उसकी एंट्रोपी जीरो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। द एंट्रोपी ऑफ एवरी एक्चुअल सबस्टेंस इन द प्योर स्टेट इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये बेटा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैंने इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिखाई है। तो इसके साथ ही बेटा हमने इस तरह यूनिट जो आपका यूनिट 6 थर्मोडायनामिक्स वो हमने सिलेबस के हिसाब से पूरा फिनिश किया हुआ है। तो अगर अल्लाह ने चाहा कल हम बेटा लास्ट यूनिट उठाएंगे इसका, तो कौन सा वो यूनिट है? वो है इक्विलिब्रियम। तो इंशाअल्लाह ताला कल से हम इक्विलिब्रियम को देखेंगे बेटा। तो देखेंगे 10-12 दिन अब उसमें लग जाएंगे, तो उसके बाद ही हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं आपके पेपर ए को। तो अभी तक तकरीबन सब के सब क्वेश्चंस जो भी सिलेबस में क्वेश्चंस थे सब के सब हमने फिनिश किए। तो बेटा यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं आज के इस लेक्चर को। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।